Good morning, students. Welcome to Harda Degree College YouTube channel. Today we are here to discuss HRM or say Human Resource Management. That is one compulsory subject for second semester students. So particularly MBA second semester students, I suggest you to go through the content of the video as it will help you to develop your understanding about human resource, what are its scope or say what does it actually means. So let us see what does human resource management means, what are its perspectives or say its scope, and then let us develop an understanding regarding the same. As you can see, what is HRM? So we had already studied or we had already discussed it in first semester previously that human resource management refers to the strategic approach towards managing an organization's most valuable asset. So that valuable asset is people. Students, मानव संसाधन प्रबंधन ये जो किसी भी संस्था की या किसी भी संगठन की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या वैल्यूएबल एसेट है जो कि उसके ह्यूमन रिसोर्स या उसके जो कर्मचारी हैं उस पर फोकस करता है. It involves in recruiting, training, developing and retaining employees to foster a productive workplace that aligns with the organization's goals. ये मानव संसाधन को एक रिसोर्स या संसाधन के रूप में लेते हुए समझते हुए उनका रिक्रूटमेंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉइज को उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है संगठनात्मक स्तर पर ताकि संस्था के जो गोल्स हैं या संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करा जा सके. Now let us see what is the role of HRM in organizations. So HRM plays a crucial role in creating an effective organizational structure, also helps in facilitating communication and ensuring compliance with laws and regulations. It acts as a bridge between management and employees, fostering a healthy workplace culture and improving job satisfaction. Students, we can see that the role of HRM is very crucial. ये किसी भी संगठन में एक इफेक्टिव प्रभावशाली स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन को सूट करे उससे डेवलप करने के लिए हेल्प करता है और एक अच्छी संचार प्रक्रिया को भी इंश्योर करता है. Also it helps in developing or say ensuring compliance with laws and regulations. जो भी नियमावली सरकार द्वारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए निर्देश दिए जाते हैं उनको भी अकम्प्लिश करने में HRM का काफी योगदान है. अंततः हम कह सकते हैं कि HRM एक ब्रिज की तरह काम करता है प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जिसकी वजह से जो संगठन पर या वर्कप्लेस पर हम देखते हैं कि एक अच्छा कल्चर या वहाँ की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे डेवलप होती है और वो संस्कृति या किसी वर्कप्लेस का जो कल्चर होता है वहाँ की जो बिलीव्स या वैल्यूज होती हैं जो संस्कार या फिर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉइज काम करते हैं धीरे धीरे जब वो उस कल्चर को समझने लगते हैं तो उन्हें अपने जॉब से काफी संतुष्टि होती है जो कि एक महत्वपूर्ण वैल्यू है किसी भी संगठन में एम्प्लॉइज को ज्यादा समय अवधि के लिए अपने साथ रखने के लिए या अपने साथ कार्यरत करने के लिए. तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी एक आउटकम है और एक इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंधन का. Now let us see what is the significance of HRM. तो जो significance है HRM का, it lies in its ability to enhance organizational performance, motivate employees और से motivate them और reduce turnover. यहाँ पर students, employees का performance, संस्था या संगठन का performance या productivity या कार्यक्षमता तो बढ़ती ही है क्योंकि employees they feel motivated
और उनका टर्नओवर मतलब उनका रेट ऑफ लीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था या संगठन को छोड़ के जाने की जो दर है वो भी काफी कम हो जाती है. So we can say that an effective HRM system not only supports the company's strategic objectives but also contributes to overall employee engagement and satisfaction. तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एम्प्लॉइज को अगर सही तरीके से उन्हें जॉब में रिक्रूट किया जाए या फिर उन्हें उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से अगर कार्य सौंपा जाएगा तो वो अधिक तरीके से उस काम में इन्वॉल्व होते हैं और अपना योगदान एक बेहतर तरीके से दे सकते हैं और उसी की बदौलत उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है, which is an important value of an organization. Now let us see the historical background of HRM या फिर किस तरीके से HRM as a subject evolve हुआ. So the historical background of HRM can be traced somewhere in the 20th century, or at that time the main focus was on administrative tasks, or say it also focused on employee welfare and developing a strategic and holistic approach. Students 20th century के समय या early 20th century हम बोलें तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंधन का जो बैकग्राउंड है वो तब से ट्रेस किया जाता है. और होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि किसी भी कर्मचारी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से उसका जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके कार्य क्षमता में या फिर कार्य प्रणाली में, उस पर भी ये बहुत ज्यादा फोकस करता है. और ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी कर्मचारी का इस अप्रोच के थ्रू या फिर मानव संसाधन के थ्रू होता है. Then if we see what are the key milestones in HRM development, so there are quite few studies or practices which have been discussed, और HRM में भी scientific management principles को लिया गया था. और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के ऊपर आधारित होते हैं, विज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि विज्ञान का जो विषय होता है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स पर आधारित होता है. साइंस किसी भी तथ्य को जब तक ऑब्जर्व नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता और किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचता, चाहे वो नकारात्मक हो और या फिर सकारात्मक हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो साइंटिफिक है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अधिकतर ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है जहां पर मानव को साइंटिफिक बैकग्राउंड के तहत ऑब्जर्व किया गया, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य प्रणाली देखी गई, एम्प्लॉइज के अनावश्यक कई बार वर्क मूवमेंट्स देखे गए और उनको सजेशन दिया गया, उनमें सुधारात्मक बिहेवियर की या फिर सुधारात्मक व्यवहार की अपेक्षा की गई उन्हें ट्रेनिंग के बाद. और ये देखा भी गया, ये ऑब्जर्वेशन भी हुआ और ये रिजल्ट भी आया कि कई बार जब एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है सकारात्मक तरीके से और उनमें काम करने की जो चाह है या काम करने की जो इच्छा है वो, क्योंकि वो मोटिवेटेड फील करते हैं और वो बढ़ने से जो संगठन के जो लक्ष्य हैं वो इजीली या बहुत ही आसानी से अचीव कर लिए जाते हैं. सो दिस वाज वन की माइलस्टोन इन HRM or say HRM or say human resource development. Today if we see modern HRM trends, हम अगर आज देखें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ये सुनते ही हैं अक्सर, the world is now a global village, and due to this concept we can see quite a few technological advancements. हम देख सकते हैं कि अलग-अलग देश या फिर हम देखें कि अलग-अलग जो कंट्रीज हैं वो आपस में किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक के अलावा भी अपने एम्प्लॉइज को एक्सचेंज करती हैं, अपने कई संसाधनों को एक्सचेंज करती हैं. और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से वी कैन सी अ मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव HR प्रैक्टिसेस. इंक्लूसिव का मतलब कि हम ना सिर्फ अपने देश भारत
भारत की बल्कि हम विदेश की भी जो संस्कृति है या वहाँ की जो पॉजिटिव या सकारात्मक कार्य प्रणाली है या वहाँ की जो तकनीक है उसको शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं ताकि एक बेहतर लचीला सिस्टम डेवलप हो सके जिससे कि हम एक इंक्लूसिव एचआर प्रैक्टिस को इंडिया में भी डेवलप कर सके और उसका एडवांटेज संस्था या संगठन के इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी एम्प्लॉइज की बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है या हेल्प करता है. So these were the modern trends of HRM. Now let us see what is the scope of HRM, or we can say the functional areas of HRM. Let us see its applicability. So human resource management, it primarily deals with recruitment and selection and also training and development, and that leads to performance management. स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में काफी इंटर रिलेटेड हैं. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना, सही व्यक्ति का चुनाव सही कार्य के लिए करना एक काफी कठिन टास्क होता है. इसको कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स अकम्प्लिश करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट की, लेकिन अनुभव के साथ साथ किस तरीके से मानव संसाधन जो प्रबंधक होता है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू और सिलेक्शन के थ्रू सही व्यक्तियों को सही कार्य के लिए असाइन करता है या रिक्रूट करता है और उनका सिलेक्शन होने के बाद उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है भविष्य की चुनौतियों को फेस करने के लिए. और आए दिन जो हर इंडस्ट्री में या हर सेक्टर में जो बदलाव होते जा रहे हैं उनके साथ डील करने में. और फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद कोई भी कर्मचारी या संस्था या संगठन अगर मूल्यांकन करे अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस का तो उसमें एक सकारात्मक ही रिजल्ट या फिर आउटकम आता है जिससे कि एम्प्लॉइज ना केवल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, बल्कि उनका जब अप्रेजल होता है तो उसमें भी उन्हें सकारात्मक रिजल्ट या सकारात्मक स्टडी अगर की जाए तो उन्हें एक पॉजिटिव आउटकम ही मिलता है परफॉर्मेंस में एम्प्लॉइज के. तो इस तरीके से ये फंक्शनल एरियाज थे एचआरएम के. अगर हम लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क देखें तो लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो ये बताता है कि जब भी कभी भी नियुक्तियां होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसमें काफी पारदर्शिता होनी चाहिए सिस्टम में. हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में काफी वैकेंसीज दिखाई जाती हैं या फिर प्रेषित की जाती हैं जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके और जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और संस्था की अकाउंटेबिलिटी हो कि वो सही व्यक्तियों का चुनाव करे. किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी ध्यान रखा जाए और एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू संगठन में एक ऐसे टीम का निर्माण किया जाए जो आपस में ट्रस्ट और आपस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपस में एक टीम की तरह काम करें. और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में भी हम यही देखते हैं कि अलग अलग, अगर हम देखें कि इंडिया की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग भाषा या बोली को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, अलग अलग संस्कार या अलग अलग वैल्यूज से आने वाले, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले कर्मचारी आपस में किस तरीके से एज अ टीम काम करते हैं एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. And thus we can say that also the rules of industrial relations या labor laws के तहत इन policies को गवर्नमेंट ने और ज्यादा सशक्त किया गया है जिनसे कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है और वर्क प्लेस पर उनके लिए जो भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है उसको डेवलप करने में काफी
मदद मिलती है या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो लॉज और रेगुलेशंस हैं, चाहे वो वर्क टाइमिंग को लेकर हो या मैटरनिटी लीव को लेकर हो या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो या टाइमिंग्स को लेकर हो, अब हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लॉज आए हैं उनके तहत कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से महिलाओं का या फिर पुरुषों का वर्क प्लेस पर शोषण अब हम नहीं देखते या सुनते, या फिर हम बहुत ही कम परसेंटेज में कभी कुछ ऐसा होता है कि जब हम वी कम अक्रॉस सच examples in the society in recent days or recent times wherein we see that an employee has been an employee has been faced any kind of injustice in his or her workplace. So that is one legal and ethical framework under HRM that has helped to safeguard the interest and potential of the employees. So in HRM we see that there are quite few business goals that has been laid by the organization. There is also competitive advantage. So in strategic HRM we see that अगर हम देखें कि रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, तो इसमें हम समझ चुके हैं, पहले भी हमने कई ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जहां हमें समझ में आया है कि किसी भी रणनीति के थ्रू हर संगठन या हर संस्था चाहती है कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाए ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या एक मजबूत नींव तैयार की जाए अपनी संस्था की। तो जब ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस इस तरीके से होंगी या एचआर पॉलिसीज कुछ इस तरीके से होंगी जो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन में, जॉब सेटिस्फैक्शन में या एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट या एक स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने में मदद करेगी या एम्प्लॉयज के हित में भी होंगी, तो किसी भी संगठन में हम देखेंगे कि टर्नओवर रेट या एट्रिशन रेट बहुत ही कम होगी, रिटेंशन रेट हाई होगी। मतलब कोई भी संगठन में एम्प्लॉयज की उस संस्था को छोड़ने की जो दर है या जॉब छोड़ने की जो दर है वो काफी कम होगी। तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हर संस्था, हर संगठन ये प्रयास करता है कि किस तरीके से ट्रेंड और प्रोडक्टिव और केपेबल और पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अपने साथ लंबे समय अवधि के लिए या फिर एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज दोनों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फ्यूचर को देखती है और अपना निवेश एम्प्लॉयज में इन से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू देखती है और करती भी है। समय समय पर हम देखते हैं कि हर संगठन या हर संस्था अपने कर्मचारियों में कैसे निवेश करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू। काफी फंड्स अलॉटमेंट किए जाते हैं, काफी एक्सपेंसिव या फिर फाइनेंशियली कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं जहां पर मानव संसाधन को एक रिसोर्स के रूप में देखते हुए उनका रणनीतिक या फिर एक सुनियोजित प्रबंधन किया जाता है ताकि संस्था के लक्ष्य और गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो हैं उनको अचीव किया जा सके। ऐसे ही अगर हम देखें ग्लोबल एचआरएम में, तो ग्लोबल एचआरएम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के तहत जो बैरियर्स हैं या फिर जो रुकावटें थी वो ब्रेक की जा रही हैं या फिर काफी लचीला बना दिया गया है सिस्टम को, और आपस में अलग अलग कंट्रीज अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करती हैं, अपने कल्चर को एक्सचेंज करती हैं, तकनीक को एक्सचेंज करती हैं ताकि एक डाइवर्स टीम को डेवलप किया जा सके। So in this way we can see that how technology and HRM is related. So technology and HRM is related in a way we can see that there are different employees which deal with different technologies, and also the use of data analytics these days, or say the use of AI has helped employees to sometimes attend meetings or trainings virtually, और जो HR की जो प्रक्रिया है या जो इन्वॉल्वमेंट है
या जो एक्सपीरियंस है या एंगेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स का, उसको काफी सशक्त कर दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी के यूज से काफी बदलाव या फिर सुधार हम देख सकते हैं मानव संसाधन प्रबंधन में, एंड इट हैज फाइनली हेल्प टू एनहांस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एंड ऑल्सो इट हैज हेल्प to take administrative decisions in a more better and the best possible ways। इससे हम देख सकते हैं कि मानव संसाधन का जो प्रबंध है वो और इफेक्टिवली या एफिशिएंटली किया जा पा रहा है। So we can say that technology or say the future HR tools and the use of technology in human resource management will be hopefully far better than even today that we are experiencing। So the trends in reshaping HRM can also be seen in a way that the rise of remote work has reshaped HRM practices and policies and also communication and their performance evaluation। हम अगर देखें तो किस तरीके से जो अभी प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिससे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को या कर्मचारियों को और सशक्त किया गया है, एक बेहतर कम्युनिकेशन या संचार के माध्यम से, या फिर जो नई नीतियां जॉब प्लेस पर या वर्क प्लेस पर आ रही हैं, उन्होंने किस तरीके से, जैसे हम देखें कि कोविड टाइम में भी वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है, और आज तक कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने फाइनेंस में या कॉस्ट कटिंग करके अपने बिजनेस में वो जो फाइनेंस था उसको निवेश करके अपने संगठन को या अपनी संस्था को या अपने व्यापार को और अधिक एक्सपांड किया है या बढ़ावा दिया है। तो इससे जो एम्प्लॉइज की प्रैक्टिसेस हैं या एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशंस हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस की ओर टारगेट होती हैं। एम्प्लॉइज भी ये चाहते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ में और अपनी वर्क लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकें, और एक ये बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है या फिर आउटकम है एचआरएम प्रैक्टिसेस का, जो अभी इस करंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड इट हैज आल्सो हेल्प एम्प्लॉइज to stay for a longer tenure of time with the organization। इस कल्चर ने एम्प्लॉइज को उस संगठन के साथ जुड़े रहने में काफी मदद की है। तो इस तरीके से एचआरएम के ट्रेंड्स में चेंजेस होता आ रहा है। So students, I hope that this particular topic was though quite lengthy, but I hope it would have been quite clear to you now। Thank you so much।